रचना में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज्य के पहले या सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए बंदा बहादुर, जिनका मूल नाम लक्ष्मण भारद्वाज था। बंदा बहादुर के समय मुगलों से फिर से एक बार बैर होना शुरू हुआ सिखों से, और अंततः फर्रुख शेर के शासनकाल में 1716 में बंदा बहादुर मौत के घाट उतार दिए गए। उनके बाद सिख राज्य या सिख एक प्रकार से तितर बितर हो गए, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका अंत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद सिख छोटी छोटी मिसलों में, छोटे छोटे मिसल बना करके 12 मिसलों में संगठित हुए, और 12 मिसल जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 12 मिसलों में से एक मिसल हुआ करता था सुकेर चकिया मिसल। महाराज रणजीत सिंह का जन्म सुकेर चकिया मिसल के नेता महासिंह के घर हुआ। ध्यान रहे, सुकेर चकिया मिसल के संस्थापक सरदार चरत सिंह थे। चरत सिंह के ही उत्तराधिकारी हुए राजा महासिंह, और महासिंह के घर जन्म हुआ सुकेर चकिया मिसल में राजा रणजीत सिंह का। महाराज रणजीत सिंह महासिंह के पुत्र थे, और उनके बाद यानी महासिंह के बाद रणजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के उत्तराधिकारी एवं राजा हुए। ध्यान रहे, इस महाराज रणजीत सिंह, जिन्हें आधुनिक सिख राज्य का संस्थापक माना जाता है, सुकेर चकिया मिसल को आधुनिक सिख राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये महाराज रणजीत सिंह एक राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक संगठनकर्ता या राजा के रूप में धीरे धीरे इनका विकास तब शुरू हुआ जब पंजाब पर 1798 में अफगान शासक जमान शाह ने आक्रमण किया। जमान शाह ने आक्रमण किया, उसे बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि उसकी तमाम तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। जब वह अफगानिस्तान वापस जा रहा था तो उसकी बहुत से तोपें जो चिनाब नदी में गिर जाती हैं, उनमें से कुछ जगह संख्या 12 बताई जाती है। 12 तोपों को महाराज रणजीत सिंह ने निकलवा करके जमान शाह के यहाँ काबुल भिजवा दिया। अपनी इन सेवाओं से कि मैं एक आक्रमणकारी था, उसके बाद भी रणजीत सिंह ने मेरी तोपें निकलवा कर मेरे पास भेज दी, इससे बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी इन सेवाओं के बदले महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का सूबेदार बनाया। यहाँ से एक राजा के रूप में रणजीत सिंह का उदय होता है, और लाहौर के सूबेदार बनाए जाने के समय एक और घटना सुनाई देती है, इतिहास में लिखित है कि रणजीत सिंह के एक, यूँ कहा जाए कि संदेशवाहक, एक गुलाम, एक सिपह सलार, एक बार जब जमान शाह के दरबार में बैठे थे तो उनसे पूछा गया कि आपके राजा कैसे दिखते हैं। ध्यान रहे, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि रणजीत सिंह के चेहरे पर चेचक के दाग थे, वे कुरूप थे, एक आंख से अंधे भी थे, लेकिन बड़ी चतुराई से इस सिपह सलार ने जवाब दिया। ये पूछे जाने पर कि आपके राजा कैसे दिखते हैं, उसने कहा राजा ऐसे दिखते हैं कि उनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। दोनों बात कह दिया, राजा कुरूप दिखते हैं, कोई देख नहीं सकता। वहाँ पर उसने संदेश दिया कि इतने बहादुर हैं, इतना तेजोमय उनका चेहरा है कि वे, उनकी तरफ कोई नज़र भी नहीं उठा सकता। दोनों बात उसने कह दी। इस प्रकार से रणजीत सिंह प्रसिद्धि पाए। उनके चिनाब नदी में गिरी तोपों को भिजवा देने पर जमान शाह प्रसन्न हुआ। अपनी इन सेवाओं के बदले महाराज रणजीत सिंह को उसने राजा की उपाधि दी और लाहौर का सूबेदार बनाया। दो चीज़ें हो गई। अगला, कुछ समय बाद रणजीत सिंह ने भंगी मिस्र से लाहौर और अमृतसर को छीन लिया। मैंने अभी आपको मिस्रों के बारे में बताया, पिछले क्लास में मिस्र की चर्चा हुई थी। कनिंघम ने मिस्र का अर्थ बताया था समान लोगों का एक संगठन, समान लोगों का समूह, और मिस्र को बताया था ये एक अरबी शब्द है मिस्र। 12 मिस्रों की चर्चा हुई थी, उसमें सुकेर चकिया मिस्र, भंगी मिस्र, नकी मिस्र और
अहलुवालिया मिस्र, ऐसी तमाम मिसलों की चर्चा हुई है। और आखिरकार इसमें बताया जाता है कि भंगी मिस्र से रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर छीन लिया और लाहौर को सिख राज्य की राजधानी बनाया। सिख राज्य की राजधानी शुरुआत में भी मैंने लिख दिया है लाहौर। महाराज रणजीत सिंह ने लाहौर को केंद्र बनाकर, राजधानी बनाकर पंजाब पर शासन शुरू किया था। लेकिन इस समय तक अंग्रेज जो 1757 में बंगाल पर अधिकार किए थे, आधा शताब्दी बीतते बीतते भारत में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। और रणजीत सिंह के सत्ता विस्तार, राज्य विस्तार को देखकर अंततः उन्होंने उन्हें सीमित करने के लिए एक तरकीब सोची। इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को अपना दूत बनाकर अमृतसर भेजा और अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के द्वारा महाराज रणजीत सिंह ने सतलज को अपने राज्य की सीमा मान लिया, पूर्वी सीमा। यानी रणजीत सिंह को उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार की अनुमति तो थी, लेकिन सतलज नदी के पूरब तरफ उन्हें साम्राज्य विस्तार की अनुमति नहीं थी। यदि वैसा वो करते तो अंग्रेजों से उनकी भिड़ंत हो सकती थी। इसलिए रणजीत सिंह एक बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों से सीधे भिड़ंत के लिए कभी भी विचार नहीं किया, ताकि सिख राज्य मजबूत हो सके, अपनी शक्ति न गंवाए। यद्यपि उन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार नहीं की, लेकिन अंग्रेजों से प्रत्यक्ष भिड़े भी नहीं। इस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण शासन उनका था और सतलज नदी को रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा मान ली गई। कैसे? मेटकाफ से अमृतसर की जब संधि हो गई 1809। इसके बाद आता है रणजीत सिंह के सेनापति होते थे हरि सिंह नलवा, क्योंकि उत्तर पश्चिम की तरफ रणजीत सिंह को साम्राज्य विस्तार की अनुमति थी और जिन अफगान बहादुरों से स्वयं अंग्रेजों की सेना नहीं जीत पाती थी, महाराज रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा इन लोगों को बुरी तरह परास्त करते थे। और हरि सिंह नलवा ने अफगानों को परास्त कर जमरूद अफगानिस्तान में एक जगह है और पेशावर पाकिस्तान में एक जगह है, जमरूद और पाकिस्तान को जीत लिया। किन्हें परास्त कर? अफगानों को। रणजीत सिंह को विक्टर चकमा नाम का एक इतिहासकार लघु नेपोलियन, छोटे स्तर का नेपोलियन कहता कि ये बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व थे और ये एक प्रकार से छोटे स्तर के नेपोलियन थे। साथ ही साथ हंटर नाम का एक इतिहासकार इनकी सेना को द्वितीय लौह सेना कहता है। वो आयरन साइड्स बोलता है फ्रांस के ओलिवर कैंप के सैनिकों को, कहता ये लौह सेना है। लेकिन रणजीत सिंह को कहता है बहादुरी और स्थिरता के मामले में यह ओलिवर कैंप के आयरन साइड्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन सेना थी। तो इस तरह से आप देखते हैं रणजीत सिंह को लघु नेपोलियन विक्टर जकमा कहते हैं और हंटर इनकी सेना को द्वितीय लौह सेना कहते हैं। ऐसे महाराज रणजीत सिंह जिन्होंने पंजाब को एक साम्राज्य, एक नवीन राज्य का आकार दिया, उनकी 1839 में मृत्यु हो गई। ये महाराज रणजीत सिंह का पूरा शासनकाल और उनकी गतिविधियाँ हैं। रणजीत सिंह के बाद उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासनकाल शुरू हुआ। तो हम लोग कमज़ोर उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं और उसके बाद ये देख लेते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने सिख अंग्रेज युद्ध के द्वारा पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। इसको हम अभी तुरंत देख लेते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 4 अयोग्य पुत्रों का शासन आया। जैसे रणजीत सिंह के तुरंत बाद राजा बने खड़क सिंह। खड़क सिंह की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। उनके बाद राजा बने नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह की भी कुछ समय बाद हत्या हो गई। इनकी अंत्येष्टि से वापस आते समय शेर सिंह जो राजा बन चुके थे, इनके ऊपर पेड़ गिर पड़ा, इससे शेर सिंह की मृत्यु हो गई। और इन अल्प समय तक रहने वाले राजाओं के बाद अगले सिख राज्य के उत्तराधिकारी और रणजीत सिंह के छोटे पुत्र दिलीप सिंह को राजा बनाया गया और राजमाता झिंदन कौर को इस दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया। ये रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। ध्यान रहे, झिंदन कौर और उनके वजीर लाल सिंह, अन्य
सिख सरदारों को ऐसा लगता था कि सिख सेना काफ़ी उद्दंड हो गई है, बड़ी शक्तिशाली है। इन लोगों ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए सिख सेना को अंग्रेजी सेना से भिड़ाने का प्रयास किया। इनका कहना था सिख सेना अगर अंग्रेजी सेना से भिड़ जाती है तो हार जाने पर उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी उद्दंडता कम हो जाएगी, और अगर वो जीत दर्ज करती है तो अखिल भारत पर सिख साम्राज्य की स्थापना होगी। ये एक अदूरदर्शिता भरा कदम था। इस कारण इन लोगों ने सिख सेना को अंग्रेजों से भिड़ाने का सफल प्रयास किया, और इन कारणों से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो 1845-46 में लड़ाई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे और अंग्रेज सेनापति हुआ करते थे जनरल गफ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों और सिखों से हुई भिड़ंत में प्रारंभिक कुछ सफलताओं के बाद सिख सेना बुरी तरह से परास्त हुई, और बुरी तरह से परास्त हो जाने के बाद अंग्रेजों को सिख राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल करने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। घटनाएं क्या क्या घटी? घटना घटी, राजमाता झिंदन कौर को 48,000 की पेंशन देकर शेखपुरा रहने के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ अब दिलीप सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया गया। सिख राज्य के आकार को कम करने के लिए कश्मीर को 50,000 में राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। साथ ही साथ सिख सेना का आकार छोटा कर दिया गया और एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में नियुक्त कर दिया गया। अब एक तरह से अंग्रेज पूरी तरह से सिख राज्य पर प्रभावित थे, अर्थात हेनरी लॉरेंस सिखों की पूरी गतिविधियों पर नज़र लाहौर में रहकर रखते थे। ये युद्ध का पहला फेज, सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध का पहला फेज और पहला परिणाम सिखों को मिला। लेकिन इस संधि से, ये अमृतसर की संधि कहलाती है, इस संधि से तमाम सिख राजनेता और सिख सरदार असंतुष्ट थे। इस कारण उन्होंने सिखों से एक अंतिम भिड़ंत का प्रयास किया, या तो आई हमारी विजय होगी या हम पूरी तरह परास्त होंगे, दो में से एक। इसी कारण से इन परिस्थितियों में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बीच लड़ा गया। मुश्किल से 2-3 साल बीता और फिर से अंग्रेजों और सिखों में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बारे में कहा जाता है प्रारंभिक युद्ध कुछ इस कदर लड़ा गया कि यद्यपि अंग्रेज विजयी तो हुए, लेकिन लॉर्ड डलहौजी, जो इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ करते थे, हार्डिंग नहीं बल्कि अब गवर्नर जनरल हो चुके थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने कहा था हमने सिखों पर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो बड़ी खर्च करने के बाद पराजय के समान है, ऐसा इनका कहना था। इसलिए अब चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया गया और प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर ने कुछ इस कदर युद्ध किया कि इस युद्ध को गुजरात का युद्ध, तोपों का युद्ध कहलाता है। इस तोपों के युद्ध में सिख सेना बुरी तरह परास्त हुई और सिख सेना को बुरी तरह परास्त करने के बाद अंततः सिख राज्य को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस विजय के बाद दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए की पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, जहां दिलीप सिंह ने अध्ययन के दौरान ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। और मैं संभवतः पिछले क्लास में आपको बताना भूल गया हूँ, कोहिनूर हीरा इस समय रणजीत सिंह के पास था। संभवतः कोहिनूर हीरे की चर्चा पहले भी हो चुकी है। मैंने शायद बताया होगा कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह ने मोहम्मद सारंगीला से छीन लिया था जब उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ये कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, मैं मिडिल इंडिया में इसका पूरा इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही जानें कि इस समय तक यानी 1739 के बाद मोहम्मद सारंगीला से नादिर शाह के कोहिनूर हीरे को छीन लिए जाने के बाद ये ईरान में था। और ईरान से जब अहमद शाह अब्दाली ने अलग होकर अफगान राज्य की स्थापना कर लिया तो कोहिनूर हीरा अब अहमद शाह अब्दाली के पास था। और
यह कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के बाद उनके उत्तराधिकारियों में उनके एक उत्तराधिकारी शाह शुजा के पास आ गया। और जब महाराज रणजीत सिंह ने शाह शुजा को एक प्रकार से फिर से अफगान राज्य दिलाने में कामयाबी हासिल की, अफगानों को परास्त किया, तो प्रसन्न होकर इन सेवाओं के बदले शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। अब ये रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के पास चला आ रहा था। प्रिय छात्रों, इस समय ये दिलीप सिंह के पास था। जब दिलीप सिंह पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिए गए तो कोहिनूर हीरे को अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया, ले लिया और उस कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड की महारानी के ताज में कोहिनूर हीरे को जड़ दिया गया। इस प्रकार सिख राज्य पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आप कह सकते हैं जिस सिख राज्य को महाराज रणजीत सिंह ने एक आकार दिया था, जिस सिख राज्य को गुरुओं ने, 10 गुरुओं ने एक आधार दिया था, वो सिख राज्य अंततः 1848-49 आते आते पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गया। इस प्रकार भारत से कोहिनूर हीरा भी बाहर चला गया, जो आज के डेट में इंग्लैंड की महारानी के पास और आधा म्यूजियम में रखा हुआ है। दिलीप सिंह की सत्ता समाप्त हुई और सिख राज्य का भी अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। थैंक यू।